आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आज इस वीक का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम फोर्स और न्यूटन लॉस के बारे में बात करेंगे। न्यूटन लॉस के बारे में आलमोस्ट बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं। फिर भी कुछ MCQ पॉइंट जो है हमने ज़रूर लाजम तौर पर यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो उस सूरत में जो फोर्स हैं उसका तज़किरा भी हम करते हैं और साथ में जो हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स से उसकी बात उसने शुरू की है। ये उसने कुछ फोर्सेस हैं, काज ऑफ चेंज इन मोशन है और ये इन्वायरमेंट है। फोर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होती है किसी भी बॉडी के ऊपर और उसकी स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, ये अब हमारे पास यहाँ पे बेसिक आइडिया है। ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। बिलियर्ड बॉल है, बाउंसिंग ऑफ अनदर है और अदर बॉल, टेबल, ग्रेविटी, अर्थ। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स आपने ज़रूर को अपने लिए पढ़नी है एक दफ़ा। इससे आपका विजन क्लियर होगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज से समझ आएंगी इंशाल्लाह। ये सारी असल में बुनियादी तौर पे उसने डिस्कशन की हुई है फोर्स लॉज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये स्टेटमेंट जो है ये एक दफ़ा देख लें। ठीक है, देयर इज़ नो distinction between a body on which no external force acts and a body on which the sum of a resultant of all the forces is zero, जिसको हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कंसिडर a body on which no net force acts. If the body is at rest, it will remain at rest. If the body is moving with constant velocity, it will continue to do so. If the net force acting on a body is zero, then it is possible to find the set of reference frames in which that body has no acceleration. और इनको फिर हम क्या कहेंगे, ये inertial frame of reference है और इसको law of inertia कहेंगे। एंड न्यूटन लॉ इज़ आल्सो ऑफन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये एक और भी आपने बात याद रखनी है। फोर्स के बारे में ये है कि ये कोई एजेंसी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है या करने की टेंडेंसी रखती है, कोशिश करती है। ये उसने स्प्रिंग की एक एग्जांपल लेकर के फोर्स की बात को वाज़े करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैस के उसने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है, mass is the quantitative measure of inertia है, the property of a body which determines resistance to the change in motion। ये mass की डेफिनेशन है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, कोई सिचुएशन ये देख लेनी है आप लोगों ने ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। इसको ज़रा देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो आपके एक्सेलेरेशन के हवाला से प्रोवाइड एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास बीइंग एक्सेलरेटेड। And another way to put this, the mass of the body is inversely proportional to the acceleration it receives from an applied force or from the application of a given force.
The mass of the body can thus be regarded as the quantitative measure of the resistance of the body to acceleration by a given force. ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये हमें एमसीक्यू में जो है वो हेल्पफुल होगी। ये एग्जांपल है, ये भी आपने देख लेनी, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि फोर्सेस की जो बॉडीज़ हैं उसकी रेशियो हम किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ है, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। सिंगल पार्टिकल के लिए है, समेशन है सम ऑफ फोर्सेस। ये सारी बात आपको ऑलरेडी पता है। और चूँकि फोर्स जो है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो ये हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 स्केलर इक्वेशंस हैं जो हम किसी भी सिस्टम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी सी कैलकुलेशन देख लेनी है आपने, ये हमें एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए हेल्पफुल होगी अगर कोई इस तरीके का एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और वो सादा से ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शार्ट एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपको इस लेवल के ऊपर नहीं पूछे जाते। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। Any single force is therefore a mutual interaction between two bodies. Force acting on the body results from other bodies that make up its environment. If we examine the forces acting on one second body, one was formerly considered part of the environment, then the first body is the part of environment and the second body of the second body and is in part responsible for the force acting on the second body. Any single force is therefore a part of the mutual interaction between two bodies. तो उनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है वो हमारी बेस बनती है इस लॉ की, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन टू बॉडीज एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्स ऑन another, the two forces are always equal in magnitude and opposite in direction. ये मैथमेटिकल इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। ये कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का मोशन डिस्कस किया गया है। शोज द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑन द अर्थ, देयर द ओनली फोर्स एक्ट ऑन इट इज एफएसई, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैटेलाइट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द फोर्स, वेयर इज द corresponding रिएक्शन फोर्स। ये क्वेश्चन किया खुद ही उसने। It is the FES, the force acting on the earth owing to the gravitational pull of the satellite. You might think that the satellite cannot exert much of the gravitational pull on the earth, but it does, exactly as Newton third law require. ये MCQ के वाला से आइडिया भी है, पॉइंट भी है। ठीक है, that is considering the magnitude, only this force magnitudes are equal. The force ES causes the earth to accelerate, but because of earth's large mass its acceleration is small. ये बड़ा important concept है, ये याद रखना, इसके मुताबिक MCQs पूछे जाएंगे। अब बुक रेस्टिंग ऑन द टेबल की एग्जांपल है, इसको आपने खुद देख लेना है। इसमें वो इसी तरीके से साबित करेगा कि जो एक्शन और रिएक्शन है पेयर की सूरत में होता है, हमेशा एक्शन एक बॉडी पर होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होता है। जब कभी भी आपने इसको देखना, ये एक फेमिलियर एग्जांपल है, पुशिंग अ रो ऑफ कैरेट्स। फिगर 19 shows a worker W pushing 2 carrots, each of which exert on a wheeled carrot that can roll with negligible friction. The worker exerts a force 1 W on carrot 1, which in turn pushes back on the worker
with the reaction force Fw1. Caret 1 pushes the caret 2 with the force F21 and caret 2 pushes back the caret 1 with force F2. ठीक है. To move forward, the worker must push backward against the ground. समझिए नहीं ये बात. Backward against the worker exerts a force Fgw on the ground and the reaction force on the worker. Fgwg pushes the worker forward और ये रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन पेयर जो हैं वो एक्ट करते हैं यहाँ पर. The acceleration of a caret 2 is determined according to Newton's second law. Force is applied. अच्छा जी, ये हो गया. ब्लॉक हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग, ये तीसरी एग्जांपल्स है आपके पास. Block hanging from the spring, the other end of which is fixed the ceiling. The force on the block shown separately is weight W and the force exerted by the spring acting up. Weight downward है और force acting. The block is at rest under the influence of these forces, but they are not an action reaction pair. ये action और reaction pair नहीं है, because once again they act on the same body. ये ना आपने पहचान के लिए रखना है एक्शन और रिएक्शन पेयर के लिए. एग्जांपल्स इसलिए यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ. The reaction force F, force exerted on the block by the spring, is the force exerted by the reaction force to F, the force exerted on block by the spring, यानी F force जो है is the force exerted by the block on the spring. To show this, we illustrate the forces acting on the spring. These forces include the reaction force F, which we show that the force F prime is equal to minus of acting downward and the weight of the spring. And ये इस तरीके से ये ब्लॉक वाली सूरत हाल है और ये स्प्रिंग की सूरत हाल है. ये असल में रे डायग्राम उसने बनाई हुई. यूनिट ऑफ फोर्स हैं न्यूटन है और न्यूटन जी का कॉम्बिनेशन है, ये आपको पता है. बाकी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसकी जो वैल्यू है डाइन का ख़ास तौर पे रखना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है. ये और ये एक्सलेशन वगैरह ये देख लेनी है राज तौर पे. ख़ास तौर पे ये 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन है. और ये कन्वर्जन भी आपको आती होनी चाहिए. इसी तरीके से फुट पर सेकंड बाई द फोर्स ऑफ 100 स्लग फ्रॉम द वर्ड sluggish means the slow or unresponsive. In this system, mass that is accelerated at 1 foot per second by a force of 1 pound is called the slug. यानी slug unit है फोर्स का इन फुट पाउंड सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम. ठीक है, इसको याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है. वेट एंड मैस है. Let us for the moment assume that the surface of the earth provides sufficiently good inertial frame true of reference. We release a body of mass m near the surface of earth. ताकि वो ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहे, इसलिए उसको नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. Only one force acts on the body, its weight. The acceleration of the body is the acceleration of free fall. We apply the Newton's second law. We apply the Newton's second law. F is equal to ma और W is equal to mg. फिर एक ही जगह g लगा दिया तो ये फार्मूला बन गया W is equal to mg वाला, जो फेमिलियर है, आप जिसको बहुत पहले से जानते हो. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने टू रिमेंबर है, ये आप लोगों का काम है इन चीज़ों को ज़हन नशीन करना.
वेटलेसनेस की कंडीशन. Vehicle shows they are floating freely in the state that is called weightless. According to our definition of weight, however, uh, they are not at all weightless. In fact, their weight is only 10% less than it would if they were standing on the surface of Earth. ये MCQ point है जी. This reduction occurs because Earth's gravity grows weaker. ये वजह भी cause भी जो है ये जहन में रखनी है. Orbiting astronauts is said to be weightless for two reasons. To an external observer, the astronauts are in free fall towards the center of Earth. The, they maintain their altitude only because of their tangential velocity has been so chosen that the gravity provides the centripetal acceleration necessary for uniform circular motion. There is no floor in contact with them and pushing them up on the up. दूसरी रीज़न है there is no floor in contact with them and pushing up on them. Our psychological perception of weight involves the force with which the floor pushes up on us. यानी हम अपना वज़न फील करते हैं साइकोलॉजिकली जो हमें अपवर्ड फोर्स लगाते हैं. फ्लोटिंग इन वाटर वी आर लेस अवेयर ऑफ आवर वेट बट वी आर फुली अवेयर ऑफ आवर मैस. ट्राई टू एक्सेलरेट जब हम तो फिर उसमें हमें उसी तरीके से फोर्स लगानी पड़ी. If we stand in an accelerating elevator, ये बातें भी बहुत important हैं. We feel as our weight increases when the elevator accelerates upward and if our weight decreases when the elevator accelerates downward. ये चीज़ें याद हैं लेकिन हमने यहाँ पे MCQs के लिए आप लोगों ने ये याद रखनी है. ठीक है. This effect which is considered in sample problem 7 is the result of sample problem भी देख लीजिएगा. 7 is a result of increase or decrease in upward force exerted on us by the floor. True weightlessness can be achieved only in deep space. ये भी MCQ point है. Far from our stars and planets where the astronaut would float freely in spacecraft drifting with its engine shut off. If the craft were to rotate about an axis, astronauts standing perpendicular to the axis of rotation of surface would feel an artificial gravity because of ये भी MCQ point है कि artificial gravity कैसे आप हासिल कर सकते हैं. इसके बारे में ये बातें सारी असल में ये FSC में भी है. If we dive from the springboard or bounce on a trampoline, we are in free fall while we are in air. There is no surface to push against us and we feel weightless. Similarly, if we are in free fall near the earth inside a chamber that is also in free fall, there is again no surface to push on us and we would again regard ourselves as weightless. 3 examples of such situations are orbiting spacecraft. ये example MCQ के लिए याद रखनी है. An elevator falling after the cable breaks and an airplane flying along the chosen parabolic trajectory. Suppose that the airplane climbs such that the particular time it is moving upward with velocity v0 in the direction at an angle theta phi naught above the horizontal. If you
were a passenger in that plane, and at the instant plane suddenly vanished, you would follow a parabolic trajectory of free fall given by equation of chapter 4. ये देख लीजिएगा. If instead at the same instant the pilot flies the plane so that it follow the same trajectory, the plane in the free fall weightlessness. In such a system has been used to train astronauts to adopt a weightlessness of spacecraft in orbiting. ये भी MCQ पॉइंट के लिए याद रखनी है. परसेप्शन ऑफ वेटलेसनेस. मेजरिंग फोर्स हैं, फोर्स को कहते हैं मेजर करते हैं. उसके लिए ये उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसमें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाती है और फिर उससे हम कैलकुलेशन करते हैं. क्योंकि हमने उस तरीके से एप्लीकेशन नहीं करनी, जैसे ये एक एग्जांपल है और ये उसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करके जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है. ठीक है, ये हो गया. अब हम पार्टिकल डायनामिक्स के ऊपर आते हैं. ये भी फोर्स लॉ में ही शामिल होगी ये वाली फोर्स लॉ जो. अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं. बिफोर वी टर्न टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ वी शुड ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ फोर्सेस देमसेल्फ. ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे. वन मिनट प्लीज़. अच्छा जी. We have used the equation of motion to analyze and calculate the effects of force, but they tell us nothing about the causes of the force. To understand what causes a force, we must have a detailed microscopic understanding of the interaction of objects with their environment. One of the most fundamental level, nature appear to operate through a small number of fundamental forces. यानी यहाँ से हमें पता चल गया small number of fundamental forces हैं. Physicists have traditionally identified four basic forces. The gravitational force which originate with the presence of matter, ये याद रखने वाली बातें हैं, are more in line with the general theory of relativity, matter and energy. यानी अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एनर्जी भी असल में मैस की ही एक फॉर्म है. तो जहाँ पे एनर्जी होगी वहाँ पे मैस का इफ़ेक्ट या ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी. तो ग्रेविटी जो है वो एनर्जी की वजह से भी प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी भी असल में ग्रेविटी काज करती है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which include the basic electric and magnetic interaction as responsible by binding the atoms. ये याद रखने वाली. एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है. आप लोगों के ज़्यादा ट्रेंड उनका आपके पीपीएससी एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ों को पूछना होता है, ये बात याद रखना. और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में लगे हुए कि इन चीज़ों को ना छोड़ देना. द वीक न्यूक्लियर फोर्स विच काजेज द सर्टन रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड सर्टन रिएक्शंस अमंग द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स. ये चीज़ें, ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये. द स्ट्रॉन्ग फोर्स विच ऑपरेट अमंग द फंडामेंटल पार्टिकल एंड इज रिस्पॉन्सिबल बर्निंग द न्यूक्लियस टुगेदर, यानी न्यूक्लियॉन्स के दरमियान फोर्स होती है. On the most microscopic scale, for example, two protons just touching their surface, the force would have the following relative strength. ये relative strength भी याद रखनी है
कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उस वक्त उसकी जो वैल्यू होगी उसको 1 कहेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻², वीक फोर्स 10⁻7 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻38 है, सो मच वीक। On the fundamental scale, gravity is exceedingly weak. On the fundamental scale का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेसिस के ऊपर। Negligible effect. You can get some appreciation for the weakness of gravity from some common experiments. For example, lifting a few bits of paper with an electrostatically charged comb, or lifting a few nails or a paper clips with magnet. इस तरह के कॉन्सेप्ट असल में हैं। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नेट इज सफिशिएंटली टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंटायर अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब वो आप देखें एक छोटा सा मैग्नेट जो है वो एक टुकड़े को उठा लेता है, जबकि पूरी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी टुकड़े के ऊपर है, लोहे के टुकड़े के ऊपर। द सर्च फॉर वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ has led the physicists try to reduce the number of forces below 4. 1967 में theory proposed according to which weak and electromagnetic force, electroweak force उसको इकट्ठे ही है, the combination or unification of these two forces similar to the 19th century unification of separate electric and magnetic force into a single electromagnetic force. On new theories, the grand unification theories called Young grand have been proposed, which combine the strong and weak electron into a single framework, and there are even theories of everything which attempt to include the gravity as well. Our prediction of these theories is that the proton, positively charged nuclear particle, is not stable but instead decay for very long period of time. ये बड़ी important factor है, ये याद रखना है आपने। One way to test this theory is to watch a collision of 10⁻33 protons equivalent to the cube of water of 50 foot aside for a year to see if one of the proton decays. Such needle in a high stack experiment are necessary to test these exotic theories. We shall consider more of these speculation in chapter 56, standard version of the text. Fortunately, our analysis of mechanical system need not invoke such theories. In fact, everything we study about ordinary mechanical system involve two forces, gravity and electromagnetism. The gravitational force appear in the Earth's attraction of the for objects, which give them their weight. Such the much weaker gravitational attraction on one laboratory object for another is always negligible. इसलिए आपने देखा होगा कभी एक कुर्सी दूसरी कुर्सी को अट्रैक्ट नहीं करती, वो जहाँ पे पड़ी हुई वहीं पे पड़ जाती। All the other forces which normally considered are ultimately electromagnetic. जो आमतौर पे forces हैं वो electron in origin होती हैं. Contact force such as normal force which one object pushes another. Frictional forces are produced with one surface rubs against another. Viscous forces है such as air resistance. Tensile forces such as stretched rope or a string, elastic forces in the spring, many others. Microscopically, these forces originate from the forces between atoms. ये MCQ point है. When we deal with the ordinary mechanical system, we can ignore the microscopic basis and replace the complicated structure with the single effective force of स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं चीज़ों को स्टडी करने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स को इसी हवाला से उसने स्टडी करना शुरू किया, ये भी आप लोगों ने की हुई, इसके ऊपर हम ज़्यादा तफसील के साथ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ये लिखा है अबाउट 20% ऑफ इंजन पावर इज यूज टू
काउंटरएक्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए याद रख लें। जनरल क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की एनर्जी में फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, इसको खुद से पढ़ना है। अब हम ज़रा फ्रिक्शन के हवाला से बात कर लेते हैं। फिर इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है जी। फिर इस तरीके से जो इन मोशन जब होती हैं तब एक्ट होती हैं तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ अनरुब्लिकेटेड सर्फेसेज follows the two empirical laws. Number one, it is approximately independent of the area of the contact, MCQ point, over the wide limits and proportional to the normal force. ये important बात. The normal force, sometimes called the loading force, arises from the elastic properties of the bodies in contact. ये भी MCQ point है. Such bodies are never entirely rigid, and when force is exerted on one body that is prevented from moving in the direction of the force, the body pushes back to oppose being stretched or deformed. ये important concept है. For a block resting on the horizontal table or sliding along it, the normal force is equal to the magnitude of the weight of the block. ये horizontal या sliding along the normal force की ये weight of the block है. Because block has no vertical acceleration, the table must exerting a force on the block that is directed upward and is equal to the magnitude of downward pull of the earth on the block. इस तरीके से द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरीके से होता है, इफ एफ एस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली ये लेस देन इक्वल टू इसलिए लिखा है कि ये मैक्सिमम फोर्स के हवाला से हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की है। या फोर्स कम होगी तो तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, उस वक्त जो फोर्स और नॉर्मल फोर्स और फोर्स का जो रेशो होगी वो जो है वो लेस देन यानी लेस देन वाली कंडीशन को फॉलो करेगी। इसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ एस इज इक्वल टू म्यू के, इसमें ये बराबर होती है, ठीक है, इसमें लेस देन का कोई चक्कर नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ये एमसीक्यू पॉइंट के तौर पे याद रखना है और इस पैराग्राफ को लाजमी पढ़ना है। ये टेबल में कुछ सर्फेसेस दी हैं, वुड ऑन वुड, ग्लास ऑन ग्लास, ये थोड़ा सा कोई याद रखें, ठीक है ना। ये पूरा टेबल ही इसको अच्छे तरीके से नशीन करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ का जो आंसर है उसको सिलेक्ट करने के लिए भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सी होगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक बेसिस हैं, ये भी आपने करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़। इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और उसके एतबार से बातें की गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये बैंकिंग ऑफ कर्व है, कार जो है वो बैंक्ड जो यानी ये आपने देखा होगा कि जहाँ से सड़क को बेंड होता है वहाँ पे एक साइड से सड़क ऊंची रखी जाती है और दूसरी साइड से यानी बाहरली साइड से ऊंची रखी जाती है और अंदर वाली साइड से नीचा उसको रखा जाता है, ताकि जो वेट का कंपोनेंट है वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सके और बॉडी जो है वो आराम से टर्न ले सके। कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने रटा लगाना है इसका, क्योंकि ये आपने
बीएससी में की हुई हैं। अब इसको दोबारा रिव्यू करें। इसी तरीके से ये है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। द रोटर है, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है नेसेसरी, जो एन आर्टिफिशियल ये एक डेटा है। इस डेटा को आपने सॉल्व करना है, इन सॉल्व किया हुआ है उसने, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। बैंक्ड कर्व है, ये एंगल का फार्मूला इस्तेमाल, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से उसकी वेलोसिटी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमने अब यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये जो फिगर दिखा रहा है ये है कि अगर आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मौजूद हों तो उससे आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन वेक्टर। और एक्सेलेरेशन वेक्टर अगर आपके पास हो तो वहाँ से आप एक्स टी और वी टी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेशन बनेगी इसके सॉल्यूशन वो एक्स टी होंगे और वहाँ से हम फिर दोबारा वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। नॉन कांस्टेंट फोर्सेस, let us apply the integral calculus in case of non-constant force. See how the results of section 2.7 are obtained. Uh, we assume that we have found the acceleration A from the Newton's law and we wish to obtain xt at. ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास MCQs वगैरह में भी और कुछ छोटी कैलकुलेशन इनसे की जा सकती है। ये क्वेश्चन हमें आती होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सेलेरेशन मौजूद है तो वहाँ से dv/dt इज़ इक्वल टू a लिखने से इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन से हम जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और इधर एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो तब उसको बाहर ले सकते हैं और ये वही इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से एक्स टी अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, और फिर आप इसको वी डी टी जो है वो वी हमें थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे पुट किया, ये इक्वेशन आ गई है। वी इंटीग्रेट फ्राम पोजीशन एक्स नॉट टू एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू पोजीशन एक्स टाइम टी इज इक्वल टू टी। तो वो पोजीशन एक्स नॉट से एक्स पे चलेगी, टी टी पे, ज़ीरो से टी पे चला गया। जब इंटीग्रेट किया तो यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। If the acceleration is not constant, the length integrals are more complicated to evaluate, ठीक है, इसलिए उसने नहीं यहाँ पे की। During the integral of equation 10 to 14 we obtain explicit function for vt and xt is called the analytical approach for solving the problem. An alternative is the numerical problem. ये न्यूमेरिकली इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम कुछ फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ब्रेकिंग फोर्स है, जैसे ये एग्जांपल है, एटम व्हाइल अस्यूम दैट द एक्सेलेरेशन विल टू बी कांस्टेंट। In practice, this is seldom the case. Under many circumstances, especially at high speed, we usually apply the brakes to slowly first and more strongly as the car slows. In braking force, therefore depends upon the time during the interval. ये एक एग्जांपल है आपके पास, ऐसी फोर्स जो टाइम पे डिपेंड करती है। डिपेंडिंग, ये एक और एग्जांपल है उसकी, अगर वेव ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। Consider a sound wave in air which at an given position wave varies sinusoidally with time.
The force acting on the individual molecule will also vary sinusoidally. ये भी MCQ के लिए याद रखना है, आइडिया भी है। फोर्स डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी है, फैमिलियर एग्जांपल इसकी है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की ड्रैग फोर्स है, ये आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी देख चुके हो। फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी, यू मे हैव इनकाउंटर्ड दिस इफेक्ट व्हेन यू ट्राई टू वॉक इन स्विमिंग पूल, उस पर भी आपके पास जो है वो फोर्स होती है। जैसे पानी में आप चलें तो आपको वहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है चलने में, उसकी वजह ये है कि ये ड्रैग फोर्स आपके ऊपर एक्ट करती है, यानी दूसरे लफ्ज़ में वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। अगर आप जितनी तेज़ वहाँ पे भागना चाहोगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो है वो अपोजिंग आपको मिलेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन इज severely affected by drag force, even though we neglect them in our analysis of falling bodies and projectile, तो लेकिन इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल होता है फोर्सेस का, ड्रैग फोर्सेस का, और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। ये उसने एक एग्जांपल भी की हुई है, फॉलोइंग fall through the distance of order of 100 meter, or for example 1 or 2 meter fall in laboratory experiment we can neglect, but 100 meter या इससे ज़्यादा जो है उसमें हम neglect नहीं कर सकते। फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, इसमें स्प्रिंग फोर्स बड़ी मशहूर है, जो अक्सर हमें पता, मतलब उसकी बात हम करते हैं, वो जो अब बहुत इसको पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, ये इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद आ रहा है सिंपल पेंडुलम। तो टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस एनालिटिकल मेथड है टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस के लिए। ये एक्सेलेशन जो है, अब एक्सेलेशन को देखो हमने कांस्टेंट नहीं किया क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस एक्सेलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको आपने खुद ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। ये कुछ सिचुएशंस उसने दी हुई हैं। सैम्पल पावर फोर्स है द deduced position xt and the velocity and corresponding to at which varies, ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलेरेशन जो है ये देखें वेरी कर रहा है, और ये वेलोसिटी है, और ये साइमल्टेनियस ग्राफ बनाए हमने, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस न्यूमेरिकल मेथड उन्होंने टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए किया है। शायद इसका हमें इतना ज़्यादा एज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि MCQs के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है उस तरह के कोई चीज़ कम ही करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपने, ये BSc में इम्पोर्टेंट था। ड्रैग फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसमें लिखे हुए। ये कैलकुलेशन आपको हर लम्हा करनी आनी चाहिए, और आप इसको जहन नशीन रखें, क्योंकि ये किसी वक्त आपसे पूछी जा सकती है। ये उसने एनालिसिस करने का तरीका यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसी तरीके से ड्रैग फोर्स है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसने इंटीग्रेट किया, हमने इस इंटीग्रेशन को नहीं, हमारे पास असल में ये है वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी, ये अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ की है, जिसमें फिर वो फ्री फॉल जो है वो कांस्टेंट आ गया है। और ये डिस्कशन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे के मुताल्लिक़ इस तरीके से MCQs पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस, ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। Drag calculation are also important for two-dimensional projection motion. A baseball, for example, leaves the bat with the speed of order of 100 miles per hour or 45 miles per hour. This is already greater than its terminal speed in air, which dropped from rest. The drag force D is equal to BV can be estimated from the solution of sample problem. ये टर्मिनल स्पीड्स हैं कुछ दी हुई, ठीक है ना। स्काई डाइवर है 95%, यानी वो जो भी फॉल करते हैं ना, तो वो है दिस इज़ द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मस्ट फॉल फ्रॉम रेस्ट टू रीच 95% ऑफ इट्स टर्मिनल स्पीड, ये डिस्टेंस।
रेन ड्रॉप के लिए ये तकरीबन 6 मीटर है, तो इसलिए वो काफ़ी पहले जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंच जाता है और इसलिए वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फॉर एग्ज़ाम्पल विच इलस्ट्रेटेड इन फिगर सी, ये उसने कुछ कैलकुलेशंस की हैं ड्रैग फोर्स के हवाला से। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और सूडो फोर्सेस हैं, इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं सर। इन आवर ट्रीटमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स सो फार वी हैव अस्यूम्ड दैट द मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस वर मेड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। दिस इज़ वन ऑफ द सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ। ठीक हो गया, ये हम पहले कर चुके हैं। नेवरदलेस we can, if we find it convenient, apply classical mechanics from the point of view of an observer in non-inertial frame, that is the frame attached to the body that is accelerating as viewed from the inertial frame. The frames defined by an accelerating car and rotating, ये examples हैं उसकी, ये भी MCQs के लिए जो है वो याद रखें आप। To apply classical mechanics in non-inertial frames, we must इंट्रोड्यूस एडिशनल फोर्सेस नोन एज सूडो फोर्सेस। तो ये सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से इस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, इसका आप ज़हन नशीन रखना है कि सूडो फोर्सेस कैसे हमने इंट्रोड्यूस करनी। अच्छा, ये एक उसने ये एक एग्जांपल है जिसका तज़किरा उसने ऊपर किया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से रेंज जो है वो 179 मीटर से फोर्स जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन सिंपली 72 मीटर रह जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अनलाइक द forces we have examined thus far, we cannot associate pseudo forces any particular object in its environment. We cannot associate pseudo forces with any particular object in the environment of the body on which they act. मसलन अभी हमने जितनी भी फोर्सेस एक्ट की हैं, मतलब फ़र्ज़ की एक ग्रेविटी की फोर्स अगर एक्ट करती हैं तो ये बॉडी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ऊपर लगाती है, यानी इस बाल का इन्वायरमेंट जो है वो ये अर्थ है, तो इसलिए अर्थ से एसोसिएट है। लेकिन वो कह रहा है कि इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम सूडो फोर्सेस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। एंड वी कैन नॉट क्लासीफाई दम इनटू एनी ऑफ द कैटेगरी लिस्टेड इन सेक्शन, यानी वो जो 4 बेसिक फोर्सेस हैं उनमें से किसी भी फोर्स में हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस तरह की फोर्सेस हैं नहीं। मोर एवर इफ़ वी द बॉडी फ्राम एन इनर्शियल फ्रेम द सूडो फोर्सेस डिसअपीयर। वो कहता है कि अगर हम वही बॉडी जो है उसको हम इनर्शियल फ्रेम में देखना शुरू कर दें या उसके मुताबिक उसकी डिस्क्रिप्शन शुरू कर दें तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं। सूडो फोर्सेस आर सिंपली डिवाइसेस दैट परमिट अस टू अप्लाई क्लासिकल मैकेनिक्स इन द नॉर्मल वे to the events if we insist on viewing the events from non-inertial frame of reference. As an example, consider the observer as riding in a van that is moving at constant velocity. The van contains a long air track with the frictionless 0.25 kilogram glider resting at one end. अच्छा, अब ना आप लोगों ने ये वाला जो है ये पढ़ लेना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा करता हूँ अभी ना डिस्क्राइब, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, फिर अगला आप लोगों ने खुद पढ़ लेना। द डाइवर ऑफ अ वैन अप्लाइज ब्रेक्स, अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया है। एंड द वैन बिगिनस टू डेसेलरेट एन ऑब्जर्वर एस ऑन द ग्राउंड मेजर द कांस्टेंट acceleration of the van to be minus 2.8 meter per second. The observer S riding in the van is therefore in a non-inertial frame of reference. When the van begins to decelerate, the S observer of the glider, the S prime observes the glider to move down the track with an acceleration of plus 2.8 meter per second. How might each observer use Newton's second law to account for the motion of the glider?
वो कहता है कि जो अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है वो कैसे न्यूटन लॉ को यूज़ करेगा, और जो ग्लाइडर है उसको उसके मोशन को, और इसी तरीके से जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस वैन के अंदर है वो कैसे करेगा. फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर एस who is in an inertial frame, the analysis is straightforward. The glider, which has been moving forward at constant velocity before the van started to brake, simply continue to do so. According to S, the glider has no acceleration and therefore no horizontal force need be acting on it. ये observation है जो inertial frame of reference. Observer S prime, however, sees the glider accelerate and can find no object in the environment. Observer S prime, however, sees the glider accelerate and can find no object in the environment of the glider that exert a force on it to provide its observed forward acceleration. ये लेके आओ इधर मोबाइल. अब ये जो बात है ना ये इंपॉर्टेंट है. अब टू प्रिजर्व द, अब ये मैं दोबारा पढ़ता हूँ. However sees the glider accelerate and can find no object in the environment of the glider that exert the force. कहता है कि उसको वो ये तो देख रहा है कि ये एक्सेलेरेट हो रहा है, अब ऑब्जर्व कर रहा है कि एक्सेलेरेट हो रहा है, लेकिन उस वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता या पास ढूंढ सकता है जिससे पता चले कि ये, जैसे हमने अर्थ की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि वो अर्थ की वजह से एक्सेलरेट हो गया था. टू प्रिजर्व द applicability of Newton's second law, S prime must assume that a pseudo force acts on the glider. According to S, this force F prime must equal to Fma prime, where A is equal to minus A. A prime is equal to minus A is the acceleration of the glider measured by S prime. The magnitude of this pseudo force is F prime is equal to Ma prime 0.7 Newton, and its direction is the same as the A prime, that is towards the front of the van. This force, which is very real from the point of view S prime, is not apparent to the ground based observer, who has no need to introduce it to account for the motion of the glider. One indication that pseudo forces are non-Newtonian is that they violate Newton's third law. To apply Newton's third law, S prime must find a reaction force exerted by the glider on some other body. ये भी MCQ point है, important याद रखना, ठीक है. No such reaction force can be found, so the Newton law third law is violated. तो अब ये भी MCQs के लिए बहुत ही important concept है जो आपने याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, pseudo forces are very real to those that experience them. Imagine themselves riding in a car that is rounding a curve to the left. To a ground observer, the car is experiencing a centripetal acceleration and therefore constitute a non-inertial frame of reference. If the car has smooth vinyl seats, you will find yourself sliding across the seat to the right. To the ground observer who is in an inertial frame, this is quite natural. Your body is simply trying to obey Newton's first law and move in a straight line. And it is the car that is sliding to the left under you. From your point of view, in the non-inertial frame of reference, you must ascribe your sliding motion to a pseudo force pulling you to the right. This type of pseudo force is called centrifugal force, meaning a force directed away from the center. ये भी MCQ याद रख लेना है. ये जो pseudo force है, ये centrifugal force है, ये pseudo force है. किस ऑब्जर्वर के लिए ये ध्यान रखना है, वो जो अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है उसके लिए नहीं, उसके लिए तो ये रिएक्शन फोर्स है, वो न्यूटन थर्ड लॉ को उसकी फोर्सेस ओबे करती हैं. ये उसके लिए है जो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है.
Riding on a merry-go-round, you are again in an accelerated and therefore non-inertial frame reference in which objects will apparently move outward from the axis of rotation under the influence of centrifugal force. If you hold a ball in your hand, it seems to you to be in equilibrium, the outward centrifugal force being balanced by the inward force exerted on the ball by your hand. To go around to a ground observer who is in inertial frame of reference, the ball is moving in a circle, accelerating towards the center under the influence of centripetal force. Centripetal force you exert on it with your hand. To the ground observer, there is no centrifugal force because the ball is in equilibrium. ये भी important MCQ concept है, ये याद रखना है अब आपने. It is accelerating rapidly inward. Pseudo forces can be used as the basis of practical devices. Consider centrifuge machine, one of the most useful to a laboratory instrument. Any mixture of substance moves rapidly. ये concept MCQs के लिए general idea है, ये आपने याद रखना है. Massive substance experience a large centrifugal force mv square r and move farther away from the axis of rotation. The centrifuge thus uses the pseudo force to separate substances by mass, just as the mass of spectrometer uses an electromagnetic force to separate them by mass. Another pseudo force is Coriolis force. Suppose that you roll a ball inward with a constant speed along a radial line pointed on the floor of a rotating merry-go-round. At the instant you release it at the radius r, it has just a right tangential velocity, the same as yours, to be in the circular motion. As it moves inward, it would take the smaller tangential speed to maintain its circular motion at the same rate as its immediate surrounding, because it has no way to lose tangential speed. We assume that little friction between the ball ends. It moves a bit ahead of the pinned line, representing a uniform rotational speed. That is, one proposed explanation is that our in your rotating non-inertial frame, you would suggest that sidewise pseudo force, a Coriolis force, causes the ball to veer steadily away from the line as it rolls inward. To a ground observer in an inertial frame, there is no Coriolis force. The ball moves in a straight line at the speed determined by the components of its velocity at the instant of release. ठीक है, ये भी MCQ point, important concept. Perhaps the most familiar example of the effects of the Coriolis force is in the motion of the atmosphere around the centers of low or high pressure. Figure 18 point shows the diagram of low pressure center in the northern hemisphere. Because the pressure is lower than the surroundings, air flows rapidly inward in all directions. As the earth rotates, making the non-inertial frame, the effect is similar to that of the ball on the merry-go-round. Air rushing inward from the south moves a bit ahead of an imaginary line drawn on the rotating earth, while air from the north lags a bit behind the line. The total effect is that the air rotates in a counterclockwise direction around the low pressure center. This Coriolis effect is thus responsible for the circulation of winds
in the cyclone or hurricane. In the southern hemisphere the effects are reversed. ये भी MCQ पॉइंट है, इसके लिए याद रखना, इस आइडिया को यूज़ करते हुए को आपसे पूछ सकता है. It is necessary to correct for the Coriolis effect of rotating Earth in the motion of long-range artillery shells. For a typical shell of the range 10 km, गोला जिसको आप कहते हैं, the Coriolis effect may cause the deflection as long as 20 meter. ये भी MCQ concept है. Such corrections are built into the computer programs used to control the aiming and firing of the long-range weapons. Things can go wrong, however, as the British Navy discovered in the World War I battle near the Falkland Island. Its fire control manuals were written for the northern hemisphere, and the Falklands are in the southern hemisphere, where the Coriolis correction could be in the opposite direction. The British shells were landing about 100 meters away from their targets. Because of the correction for the Coriolis effect was being made in the wrong direction. In mechanical problem, then we have two choices. An inertial frame of reference consider only real force, that is force we associate with definite bodies in the environment, or select the non-inertial frame of reference and consider the not only the real forces but suitably defined pseudo forces. Although we usually choose the first alternate, sometimes we choose the second. Both are completely equivalent, and the choice is the matter of convenience. लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ है, ये अब काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया है, तो आपने खुद से इनको डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करनी है, और फिर उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके एतबार से आपने ये लाजमी तौर पे ये पढ़ना है. इसमें बहुत सारे MCQs हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो MCQs को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अभी बाकी चीज़ें जो है ना, वो कुछ और भी मेरे पास हैं, वो मैं कल आपकी हमारा जो लेक्चर होगा डिस्कशन वाला, उसमें करूँगा डिस्कस आप लोगों के साथ.